यहाँ पर सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा दो तरीके के अप्रोचेस, दैट इज एडीएस अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो एडीएस अप्रोच कैसे होती है, देखो समझना बात को। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एडी जो है दैट इज इक्वल्स टू एएस, यानी कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया यहाँ पर कि ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ये मैंने बहुत आसानी से बोल दिया, पर हमको इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके इफेक्ट से क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये जो एडी और एएस है ये अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो एडी क्या हो जाता है भैया, हमारा डिमांड आता है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो होती है इनकम की इक्वल होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे इस अप्रोच को बताने की, सबसे पहले आपको एडी के जो कॉम्पोनेंट्स उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, कंजम्पशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, समझ में आ रहा है, बट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। ये सब चीज़ें तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के लिए वाई कर लो, एडी कर लो, एएस कर लो, ठीक है। अब अगर तुम बुक देखोगे तो उसमें कंजम्पशन भी दिया है, सेविंग भी दिया है, तो अब तुम एक बार देख लेना, ठीक है। लास्ट में तुम एडी और एएस ही काम आने वाले। तो अगर तुमने वाई बनाया, एडी आया, एएस आया, कैसे करोगे, ये हमेशा भैया 100 से चलता है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें। एडी जो है वो तुम 80 के डिफरेंस से ले सकते हो, तो सबसे पहला 80 रहेगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। ऐसे करके हम इस टेबल को करेंगे। उसके बाद फिर एएस क्या होता है, अब मैंने तुमको बताया था एएस और वाई जो है इक्वल होता है, तो तुम क्या करोगे 0 100 200 300 4 500 600, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। इसके बेसिस पर ग्राफ कैसे बनेगा, देखो समझना बात को। ग्राफ जो है एएस का ऐसे बनेगा, सब जानते हो 45 डिग्री पर रहता है। मैंने बस एडी का ग्राफ भी तुमको पढ़ा चुका हूँ। एडी का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है एडी का ग्राफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे थे इसको, नहीं यार, ये जो है तुम्हारा फुल इक्विलिब्रियम लेवल है। यहाँ ये जो है मैं कहूँगा जो एडी है दैट इज़ इक्वल्स टू एएस। तो मेरा पेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। A few moments later. फिर फाइनली ये चलना चालू हो गया है। तो जो AD है दैट इज़ इक्वल्स टू AS, तो यहाँ पर मेरा AD जो है दैट इज़ इक्वल्स टू AS हो जाएगा। और इस लेवल को मैं बोलूँगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर जितने लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है, उनको काम मिल जाता है उनके एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं काम करना चाहता हूँ मेरे को मिल रहा है, मतलब सारे लोगों को इकोनॉमी में काम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सब इमेजिनरी है, ठीक है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना लाइफ में। तो यहाँ पर जो है AD-AS अप्रोच जो है हमको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर इससे मतलब क्या निकला, मतलब इतना हमने किया तो अब इससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारी होती हैं, दो सिचुएशंस आती है कि अब अगर AD-AS से इक्वल होता है या फिर उससे बढ़ता है या इक्वल होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पर AD-AS इक्वल होता है, जहाँ पर इक्वल थे, समझ में आ रहा है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल था। यहाँ पर अगर आप टेबल पे देखोगे तो जहाँ पर ये 400 वाला जो है ना, ये देखो यहाँ पर जो AD और AS है वो इक्वल है, और जहाँ पर भी इक्वल होता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है ये हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिचुएशन आ जाती है व्हेन AD इज़ मोर देन AS, ठीक है। इसको मैं बुक से देख करके पढ़ाऊँगा तो तुमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टिंग, यहाँ पर जो प्लान्ड स्पेंडिंग है, प्लान्ड स्पेंडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्लान की बात करूँ, जितना मैंने प्लान करके रखा था, समझ में आ रहा है। तो मेरी जो प्लान स्पेंडिंग है, तो यहाँ पर देखो AD को कितनी प्यार से बुलाया गया है, प्लान्ड स्पेंडिंग। अब देखो हम सब लोग जानते हैं कि AD का मतलब होता है खर्चा करना, सारे सेक्टर जो है वो खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो खर्चा जो होता है हमारा दैट इज़ ग्रेटर देन AS, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर जो मेरा प्लान्ड स्पेंडिंग है दैट इज़ ग्रेटर देन AS, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि प्लान्ड आउटपुट। समझ में आ रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लान्ड आउटपुट बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से लिख करके आए, याद कर लें इनको। तो मेरा जो प्लान्ड स्पेंडिंग है वो मेरी प्लान्ड आउटपुट से ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, और मेरा जो आउटपुट है वो कम है, आउटपुट से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर बाइंग मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं यार, बाइंग मोर। इससे क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा खरीदेंगे तो मेरे पास जो मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री समझ रहे हो, यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब जानते हो स्टॉक करके रखना। तो ये जो मेरी इन्वेंट्री है वो क्या होगा, देखो समझना बात को। अपने पास एक स्टोरेज थी, ये मेरे पास एक स्टोरेज है, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है।
लोगों ने क्या किया, ज़्यादा खरीदना शुरू किया। तो भैया एक बंदे ने लिया 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 लिया, सब लोग ऐसा सामान लेते जा रहे, तो कितना बचा, थोड़ा सा सामान बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री थी, ये ख़त्म होती जा रही है, यानी कि ये फॉल हो रही है। तो मेरी जो प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल होने लगेगी। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर एक किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान में पीछे गोदाम है, तो वो जो गोदाम है वो ये प्लान्ड इन्वेंट्री है। ये प्लान इन्वेंट्री का मतलब क्या, गोदाम है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसके पास ज़्यादा खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने गोदाम अगर उसका खाली हो जाएगा तो उसको फिर से फिल करेगा, फिर से वहाँ पर इन्वेंट्री को फिर से रिकवर करेगा। रिकवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और सामान डालना पड़ेगा। और सामान कैसे लेकर आएगा, वो लेकर आएगा प्रोडक्शन करके। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या आता है, हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे भाई, मशीन्स का यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड चीज़ है कि मुझे और लोग चाहिए वो प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि मेरा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लस एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से। मेरा जो गोदाम था वो खाली हो रहा था क्योंकि मेरा जो प्लान्ड स्पेंडिंग थी वो ज़्यादा थी प्लान्ड आउटपुट से। उस आउटपुट को रिकवर करने के लिए, प्लान्ड इन्वेंट्री को रिकवर करने के लिए मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ज़्यादा हो गया। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक मेरा एडी जो है फिर से एएस के इक्वल नहीं आ जाता है। ये हो जाता है पहली सिचुएशन। चलो यार सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं। तो यार अब जो मेरी सिचुएशन आती है दैट इज़ व्हेन एडी इज़ लेस देन एएस, यानी कि अब मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है कि जो मेरा प्लान्ड स्पेंडिंग है वो क्या है, वो लेस देन है प्लान्ड आउटपुट से। यानी कि मेरा जो प्लान्ड आउटपुट है वो ज़्यादा है, मेरे पास सामान ज़्यादा है, मेरे गोदाम में सामान ज़्यादा है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको आने के लिए वो खरीद ही नहीं रहा है, तो वो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो है इज़ नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं क्या करूँगा, एज अ नॉर्मल बंदा अगर मेरी दुकान होती तो मैं क्या करता, पहले जो सामान रखा हुआ है उसको जैसे तैसे करके मैं उसको निकालूंगा और मैं अपने प्रोडक्शन वाले से कह दूंगा कि भाई प्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्री, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, जो मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री थी, क्योंकि किसी ने उससे सामान खरीदा ही नहीं, तो वो जो इन्वेंट्री थी, मेरा जो स्टॉक करके मैंने सामान रखा था वो बढ़ गया। और उसके बढ़ने के कारण क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो स्टॉक बढ़ गया है, तो अब मैं जो प्रोडक्शन है उसको रोक दूंगा। मैं कहूँगा भाई अब प्रोडक्शन नहीं करना है। अब तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। कंपनी कहेगी कि भाई छोड़ो, इन लोग से क्या काम है। मतलब सिंपल सी बात है यार, जब तक प्रोडक्शन हो रहा था तब तक लोगों की ज़रूरत थी, अब प्रोडक्शन नहीं होता लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट छा जाएगा, प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमिकली सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई उसके हिसाब से होती रहेगी, तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो एडी है वो एएस इक्वल रहेंगे, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। पर यहाँ पर हमको क्या बता रहा जाए कि कब तक होता रहेगा, कब तक प्रोडक्शन बंद रहेगा, जब तक एडी और एएस इक्वल नहीं जाते। तो क्या हो जाता है, जब भी एडी एएस से ज़्यादा होता है, एएस या एडी से ज़्यादा होता है, कुछ भी ज़्यादा हो या कुछ भी कम हो, वो जब तक अपने आप ही इकोनॉमिक्स को सेटल कर लेती है। कैसे कर लेती है, एडी इक्वल्स टू एएस पे आकर के। तो ऐसे करके जो है हमारा ये जो अप्रोच है वो कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो यार जल्दी से चलते हैं हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर।